हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को नरेशन टॉपिक पर कुछ बताने जा रहा हूँ। इसे आप ध्यान से देखें, सुनें और इसका प्रैक्टिस करें ताकि आपको नरेशन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। नरेशन को हिंदी में कथन कहते हैं। नरेशन को हिंदी में कथन कहते हैं। इसका डेफिनेशन जो परिभाषा है मैंने लिखा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्कशन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्संस इज कॉल्ड नरेशन। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दो या दो से अधिक लोगों के बीच हुए वार्तालाप को नरेशन या कथन कहते हैं। नरेशन दो प्रकार का होता है, पहला डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन को अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने एग्जाम्पल लिखा है, राम सेड टू मोहन आई हैव नो मनी। ये डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है। राम ने मोहन से कहा आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। इस बात को गौर कीजिएगा, यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है, पहला राम है और दूसरा मोहन। राम और मोहन के बीच में जो वार्तालाप हो रही है उनकी बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। तो डायरेक्ट नरेशन का यह परिभाषा हुआ कि जब किसी के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों कह देते हैं या लिख देते हैं तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। अर्थात वक्ता के द्वारा या किसी के द्वारा कही गई बातों को जब हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं तो वो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। क्योंकि इसमें राम ने मोहन से कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, अर्थात पैसे किसके पास नहीं है, राम के पास। क्योंकि राम ने ही मोहन से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, अर्थात राम के पास पैसे नहीं है। अब इसी बात को हम अपने शब्दों में व्यक्त करें या इस वाक्य का भाव लिखें तो वो इनडायरेक्ट नरेशन या अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। इस बात का ध्यान देंगे, राम टोल्ड मोहन दैट ही हैड नो मनी, अर्थात राम ने मोहन से बोला कि उसके पास पैसे नहीं थे। ये अप्रत्यक्ष कथन का एग्जाम्पल है। इस प्रकार हमने परिभाषा दिया कि जब हम किसी के द्वारा या वक्ता के द्वारा कहे गई बातों को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों न कहकर या न लिखकर उसका भाव लिखते हैं या उसे अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि राम ने मोहन से बोला कि उसके पास पैसे नहीं थे। तो ये हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का परिभाषा और ये एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है। और अब मैं आपको बता दूं कि भाव के आधार पर 5 प्रकार के वाक्यों का नरेशन बनाया जाता है, जिसमें पहला असर्टिव सेंटेंस, सामान्य वाक्य। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के वाक्यों से मिलकर बना है, अफर्मेटिव और नेगेटिव मेक असर्टिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और नेगेटिव मेक असर्टिव सेंटेंस, अर्थात स्वीकारात्मक और नकारात्मक वाक्य मिलकर के सामान्य वाक्य या असर्टिव सेंटेंस का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य, यदि असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव और नेगेटिव, फॉर एग्जांपल ही गोज टू स्कूल और ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये दोनों प्रकार के सेंटेंसेस जो है असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इसका पहचान यह है कि वाक्य के अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी यूज फुल स्टॉप। ये इसका पहचान है असर्टिव सेंटेंस का। तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाने से पहले हमें 5 प्रकार
अति पहचान करना अवश्य आता है। इस बात का ध्यान देंगे, जब भी सब्जेक्ट से वाक्य शुरू हो और अंत में कोई स्टार्ट हो तो वो असर्टिव सेंटेंस होता है, और वह असर्टिव सेंटेंस या तो अफर्मेटिव में होगा या तो नेगेटिव में होगा। दूसरा प्रकार का वाक्य आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका पहचान बहुत ही आसान है। क्वेश्चन मार्क का निशान यहाँ पर दिया गया है। तो जिस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क हो और वह वाक्य प्रश्नवाचक शब्दों से इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो या हेल्पिंग वर्ब से सहायक क्रिया से शुरू हो और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क हो, तो इससे ये पता चलता है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसके नियम अलग अलग होते हैं। असर्टिव के नियम अलग हैं नरेशन बनाने के लिए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम अलग हैं। तो जब भी आप असर्टिव या इंट्रोगेटिव वाक्य को पहचानेंगे तो उसी के अनुरूप हमें इनडायरेक्ट नरेशन बनाना होगा। और तीसरा वाक्य है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी में अर्थ होता है आज्ञा सूचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में जैसे एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। और आज्ञा सूचक वाक्य में किसी भी प्रकार का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। इसका भी पहचान वाक्य के अंत में फुल स्टॉप है। यहाँ ध्यान दें, असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस दोनों का पहचान सेम दिखाया गया है, लेकिन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन असर्टिव एंड इंपरेटिव सेंटेंसेस? लेकिन क्या अंतर है इन दोनों प्रकार के वाक्यों में? तो मैंने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया से ही स्टार्ट होता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप। जैसे कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, इन तमाम प्रकार के वाक्यों को आप देखेंगे तो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं। अगला अगले वाक्य में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है आश्चर्य सूचक वाक्य, और इसका पहचान है आश्चर्य सूचक शब्दों के बाद आश्चर्य सूचक निशान, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह भी बोलते हैं। तो ये अधिकांशतः आश्चर्य सूचक शब्दों जैसे एलास है, हुर्रा है, फाई फाई, आ, ओ, ऐसे तमाम शब्दों के बाद तुरंत बाद हम आश्चर्य सूचक चिन्ह को देखते हैं। या तो ऐसे वाक्य व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं, तो वाक्य के अंत में भी ऐसे निशान को देखा जा सकता है। तो जब ये निशान हम देखें तो तुरंत हमें पहचान होना चाहिए यह वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। तो हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नियम को ही लिखना है, उसके क्या कन्वेंशंस हैं और उसके रिपोर्टिंग वर्ब में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। बिना पहचान के हम ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन नहीं बना सकते, इसीलिए वाक्य को पहचानना बहुत ही जरूरी होता है। अगला वाक्य और लास्ट वाक्य ये है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, कामना या इच्छा सूचक वाक्य। इसमें किसी भी चीज की इच्छा या कामना की जाती है और इसका पहचान यह है कि वाक्य में मे शब्द आता है, मे प्लस आश्चर्य सूचक चिन्ह। हालांकि इसमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको वाक्य बता रहा हूँ, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घजीवी हो, मे यू पास इन द एग्जाम, आप परीक्षा में पास हो जाए। तो ये तमाम प्रकार के जो वाक्य हैं ये इच्छा या कामना को शो करते हैं। तो उस वाक्य में जरूर मे शब्द आता है स्टार्टिंग में और वाक्य के अंत में ये निशान दिखाई देता है। तो इसका यही पहचान है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का ही वाक्य है और इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन हो, कौन सा कंजंक्शन लगे, इस वाक्य को पहचानने के बाद ही हमें उसके वर्ब में और कंजंक्शन के रूप में जो उपयुक्त नियम होते हैं उसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये आपने देखा कि नरेशन का परिभाषा, नरेशन के काइंड्स प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार के बताया गया, उनका एग्जाम्पल दिया गया और 5 प्रकार के वाक्यों का यहाँ पर नरेशन बनाया जाता है जो आपके सामने है और उनका क्या क्या पहचान है आपको बता दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप नरेशन बनाएं
तो उससे पहले आपको नरेशन के जो भी सेंटेंस होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, जिसको भली भांति जानना चाहिए आपको। यहाँ पर मैंने रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है लिख लिया है, और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच के नाम से यहाँ पर लिखा गया है। तो इस बात का ध्यान दें कि रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कामा के बाहर और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले आता है और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आता है, लेकिन जब भी हमें नरेशन बनाए तो पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच को लिखेंगे, उसके बाद ही हम रिपोर्टेड स्पीच को लिखते हैं। चाहे रिपोर्टेड स्पीच पहले आए चाहे बाद में आए, लेकिन ये नियम है कि पहले हम रिपोर्टिंग से ही शुरू करते हैं एंड आगे नरेशन बनाने के लिए किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस को। मैं आपको बता दूं रिपोर्टिंग स्पीच होता क्या है। रिपोर्टिंग स्पीच 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट नहीं भी देता है तो भी रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। इन तीनों का सामूहिक नाम ही रिपोर्टिंग स्पीच होता है। ये जो ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये तीनों का सामूहिक नाम ही रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। जैसे ही सेड टू मी, ही सब्जेक्ट है, सेड आपका वर्ब है और मी आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इन तीनों का सामूहिक नाम ही रिपोर्टिंग स्पीच है। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी नियम्स आपको ऑनलाइन क्लासेस में बताए जाएंगे तो आपको ये ध्यान देना होगा कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग का वर्ब प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये आपको जानने में आसानी होगी, क्योंकि जब से आप रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट्स को नहीं समझेंगे तब से आप इंडायरेक्ट नरेशन नहीं बना पाएंगे। इसलिए इन दोनों अंतर को जानना बहुत ही जरूरी है कि रिपोर्टिंग की स्थिति क्या है, कि रिपोर्टेड में कौन से परिवर्तन हो सकते हैं और कौन से परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको पहला टॉपिक बताने जा रहा हूँ, थोड़े समय लेते हुए असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट बनाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान देना है। कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होता है इसे देख लें। रिपोर्टिंग जो वर्ब है से है तो सेज का से टू का टेल, सेज टू टेल, सेट का सेट और सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब में है। ये दूसरा नियम है इसका। और तीसरा नियम है कि यदि रिपोर्टिंग का वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आगे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। टेंस बराबर नो चेंज जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तब। और चौथा नियम यह है कि यदि रिपोर्टिंग का वर्ब जो है पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में 4 परिवर्तन करते हैं, जिसमें पहला टेंस है, एक प्रेजेंट का चारों प्रकार है, ये पास्ट का चारों प्रकार है और प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अर्थात प्रेजेंट का चारों प्रकार क्रमशः पास्ट में और पास्ट का जो प्रारंभिक 2 प्रकार है वे अल्टरनेट करके पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएंगे। और जो दूसरा है वो सहायक क्रिया में जैसे विल का ओट सेल का सूट मेगा माइट का कोण इत्यादि में बदल जाता है। और तीसरा जो है संयुक्ता को दूरी में जैसे दिस का दैट, दिस का दोज, एको का बिफोर, हेंस हेंस, हाइडर हाइडर, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, इन तमाम शब्दों में बदल देते हैं। अर्थात संयुक्ता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। और जो चौथा और लास्ट है परिवर्तन वो है पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन। पर्सनल प्रोनाउन 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसको 123 के नाम से जानते हैं। और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट। अर्थात यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर जेंडर कैसे बदलते हैं, और सेकंड पर्सन आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो रिपोर्टिंग वर्ब के
ऑब्जेक्ट के नंबर जनरल कैसे बदलते हैं इसे, अब थर्ड पर्सन आता है तो नो चेंज, और इसी सूत्र को कहते हैं 7/123। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे सही ढंग से समझिएगा। थैंक्स टू ऑल।